अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज़ 13 इस एक्सरसाइज़ का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस सॉल्यूशन के अंदर हम एमसीक्यूज़ के अलावा बाकी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये दो डेफिनेशंस लिखनी है जी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखें जी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये हमें बताती है कि एक स्पेसिफिक इवेंट कितनी दफ़ा होगा एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। ये पीछे हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉल्व की थी एक्सरसाइज 13.2 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके अंदर ये होता था कि आपको फ्रीक्वेंसीज दे दी जाती थी और आप उन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते थे और फिर हर एक फ्रीक्वेंसी को उस सम की हुई फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करवाते होते थे। तो आप हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को कंसिडर कर रहे हैं सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। तो ये चीज़ इसमें बताई गई और इसका जो फॉर्मूला है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एक्स ओवर समेशन एफ। ठीक है जी। सेकंड डेफिनेशन जो है वो है जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है जी? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर दैट एस्टिमेट्स, एक ऐसा कैलकुलेशन है जो ये बताती है दैट हाउ ऑफन एन इवेंट शुड अक्कर, कि कितनी ज़्यादा दफ़ा या कितनी दफ़ा एक इवेंट हो सकता है कॉरिस्पॉन्डिंग ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक इवेंट कितनी दफ़ा वाक़या हो सकता है। इसमें सिंपली हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते होते थे और जितनी दफ़ा वो एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट रिपीट होता था, दोहराया जाता था, उस वैल्यू को अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवा देते होते थे। अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 13.2 के पहले 4 क्वेश्चंस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के थे और अगले 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के थे। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, कि वो एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा हुआ उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है? प्रोबेबिलिटी से। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने कहा एन अर्न कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स एंड 8 ब्लू बॉल्स। एक मिट्टी का बर्तन है जिसके अंदर 10 बॉल्स हैं रेड कलर की, 5 बॉल्स हैं ग्रीन कलर की, ठीक है जी, और 8 बॉल्स हैं ब्लू कलर की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम अ ग्रीन बॉल। पहले पार्ट के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक ग्रीन बॉल की। तो आपको पता है कि वो जो मिट्टी का बर्तन है उसके अंदर टोटल कितनी बॉल्स हैं जी? ये काउंट कीजिएगा। 10 प्लस 8 18 हो जाएगा और 5 23। ये 23 हो जाएगा मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है जी। 23 हो जाएगा मेरा सैंपल स्पेस। इसको मैंने नाम दिया NS का। प्रोबेबिलिटी पहले पार्ट में किसकी फाइंड करनी है? ग्रीन बॉल की। तो ए को मैं अपना इवेंट कह दूंगा इक्वल्स टू ग्रीन बॉल, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितनी बॉल्स ऐसी हैं जिनका कलर ग्रीन है? तो वो 5 बॉल्स ऐसी हैं जिनका कलर ग्रीन है, तो उनकी तादाद आ जाएगी 5। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो पी ए इज इक्वल्स टू एन ए ओवर एन एस। एन ए की वैल्यू 5 है, एन एस की वैल्यू 23 है। ये वैल्यूज पुट कर देंगे और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का फाइनल आंसर बन जाएगा जी। फिर उसके बाद है नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें रेड बॉल की। अब मेरा सैंपल स्पेस
वही रहेगा जो पहले पार्ट में था 23, 10, 8, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और 5 को भी ऐड कर देंगे, टोटल हो जाएगा 23। अब जो बॉल एट रैंडम मैंने पिक करनी है, चूज़ करनी है उस मिट्टी के बर्तन में से, वो क्या होनी चाहिए? अ रेड बॉल होनी चाहिए। ठीक है जी। तो मेरा इवेंट अब मैं नाम दे दूंगा इसको बी का, और इसको इक्वल लिख लूँगा अ रेड बॉल। और रेड बॉल्स की जो तादाद है वो कितनी है जी? 10। तो एन बी ये किसके इक्वल आ जाएगा? 10 के। एन एस किसके इक्वल है? 23 के। पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो फाइंड करनी है हमने, एन बी ओवर एन एस। ये मुझसे गलत लिखा गया, इसको ठीक कर लीजिएगा। पी ऑफ बी आना है इधर, और इधर भी एन बी ओवर एन एस। ठीक है जी। 10/23। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कहा गया कि अब ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। ब्लू बॉल की जो तादाद है वो कितनी है जी? 8 है। तो सैंपल स्पेस 23 रहेगा, इवेंट बन जाएगा सी, और एन सी किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के इक्वल। ये देखें जी, अब ब्लू बॉल इवेंट बन जाएगा सी, एन एस क्या रहेगा? 23, एन सी क्या आ जाएगा? 8, और सी की प्रोबेबिलिटी के लिए फिर वही फार्मूला एन सी ओवर एन एस। तो इसका आंसर आ जाएगा 8/23। ये भी मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इसको भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल, कि अब जो बॉल एट रैंडम उस अर्न में से हमने पिक करनी है, निकालनी है, वो रेड नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 23 का। उस 23 में से जितनी बॉल्स रेड हैं वो माइनस कर दें, तो पीछे क्या बचेगा? 10 माइनस कर देंगे 23 में से, 13। ठीक है जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 13/23। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इवेंट को मैंने नाम दे दिया नॉट अ रेड बॉल। ठीक है जी। इसको डी कह दूंगा। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 23। ये बात अब समझने वाली है कि जो बॉल हमने एट रैंडम पिक करनी है, चूज करनी है, वो रेड नहीं होनी चाहिए। रेड नहीं होनी चाहिए का मतलब ये है कि उस सैंपल स्पेस में से जितनी बॉल्स रेड थीं वो हमने निकाल दी। तो जब वो हमने निकाल दी तो पीछे क्या बचा? ग्रीन बॉल्स और ब्लू बॉल्स, और उनकी तादाद कितनी है? 13। ठीक है जी। ग्रीन और ब्लू की जो तादाद कुल मिला के वो 13 है। तो पी ऑफ डी जो है वो इक्वल आ जाएगा 13/23। और फिर इसी तरह लास्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर कहा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताएं नॉट अ ग्रीन बॉल। अब पहले उसने कहा था कि ये रेड बॉल ना हो, अब वो कह रहा है ग्रीन बॉल ना हो। तो सैंपल स्पेस वही रहेगी 23। इसमें से जितनी बॉल्स ग्रीन है वो माइनस कर देंगे, वो माइनस करेंगे ग्रीन बॉल, तो वो उनकी तादाद 5 है। 23 में से 5 माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा 18। ठीक हो गया जी, 18। और पी ऑफ ई इक्वल्स टू एन ई ओवर एन एस, और ये फाइनल सोल्यूशन बन जाएगा 18/23। तो ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये कहा गया कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, कि 3 सिक्कों को इकट्ठा उछाला गया। अब जब 3 सिक्कों को इकट्ठा उछाला जाए तो उसकी सैंपल स्पेस मैंने आपको कहा था कि वो हमें बनानी पड़ती है। ठीक है जी। तो उसकी सैंपल स्पेस मैंने ये बनाई है जी। तीनों कॉइन्स पे हेड आ सकता है। ठीक है जी, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि पहले कॉइन पे हेड आए, दूसरे और तीसरे पे टेल आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी कि पहले कॉइन पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे फिर टेल आए। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी टेल टेल और हेड, और फिर एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि तीनों पे टेल आ जाए। फिर नेक्स्ट टेल हेड हेड, हेड टेल और हेड हेड टेल। ठीक है जी। ये वो सैंपल स्पेस है जो हमने एक्सरसाइज 13.2 में भी, 13.1 में इनफैक्ट कहीं बनाई थी, मुझे याद है 110% हमने ये बनाई थी। ठीक है जी। तो ये सैंपल स्पेस हमने सबसे पहले बनानी है जब हमने 3 कॉइन्स को टॉस करना है।
तो पहला पार्ट जो है उसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, के एग्जैक्टली 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप ये देखें कि आपका जो सैंपल स्पेस बन जाएगा वो बन जाएगा 8 का, इवेंट को नाम दे देना है ए, वो है क्या एग्जैक्टली 3 हेड्स, ठीक हो गया जी। अब इस सैंपल स्पेस में ढूंढने के एग्जैक्टली 3 हेड्स कहाँ हैं, वो ये वाली वैल्यू की बात कर रहा है। तो ये लिख लेंगे, एन ए किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, पी ए इज इक्वल्स टू एन ए ओवर एन एस, ये इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है जी। सेकंड पार्ट के अंदर हमें कहा गया कि एट लीस्ट 2 टेल्स, कि कम अज कम 2 टेल्स लाजमी आए। ठीक है जी, 2 भी आए और 2 से ज़्यादा भी आ सकती हैं। एटलीस्ट का वर्ड उसने यूज़ किया। ठीक है, तो एटलीस्ट के वर्ड के अंदर आप देखें टेल किधर किधर है, 2, 1 2 3 और इसके अलावा ये 4, 2 टेल्स लाजमी होनी चाहिए। 2 टेल्स यहाँ हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं और इधर भी हैं। ठीक है जी, तो इन 4 चीज़ों की वो बात कर रहा है। तो ये हमने इवेंट का नाम दे देना है एटलीस्ट 2 टेल्स, और वो सेट लिख लेने हैं, उसको वो वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है, पेयर लिख लेने हैं सेट की फॉर्म में। एन बी किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल, पी बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस। 4/8 करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। थर्ड पार्ट के अंदर उसने कहा कि नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स, के 2 हेड्स ना आए। अब अपनी सैंपल स्पेस की तरफ हमने एक दफ़ा दोबारा गौर से देखना है, और जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा हेड्स हैं उनको रिमूव कर देना है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। ठीक है जी, क्योंकि इनके अंदर हेड्स जो हैं वो 2 हैं, 1 2 3 4, इन 4 को माइनस कर देंगे तो पीछे कितने बचेंगे 1 2 3 4। इनके अंदर हेड एक एक दफ़ा आ रहा है और एक के अंदर तो आया ही नहीं। तो बस इन 4 पेयर्स को पिक करेंगे हम, हमारा इवेंट बन जाएगा सी, और उसको नाम दे देंगे हम नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आएंगे जिनके अंदर 2 हेड्स नहीं हैं वो लिखेंगे। ठीक है, इनको काउंट करेंगे तो एन सी इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। सैंपल स्पेस की वैल्यू हमें पता है 8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो बनेगी वो क्या बन जाएगी फिर, एन सी ओवर एन एस, ये बनेगा 4/8, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट। आखिरी पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, के वो वाली वैल्यूज आपने नहीं लिखनी जिसके अंदर 2 हेड्स ना हो, या 2 हेड्स हों, सॉरी 2 हेड्स हों, वो वाली वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, वो वाली वैल्यूज ना हों जिनके अंदर 2 हेड्स हों। तो अपनी सैंपल स्पेस को देख लें जी, जिसके अंदर 2 हेड्स हैं वो नहीं आएगा। एक ये नहीं आएगा, दूसरा ये नहीं आएगा, थर्ड ये नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। बाकी सारे क्यों आएंगे, क्योंकि उस उनके अंदर 2 हेड्स दो नहीं है, बल्कि 2 से ज़्यादा या 2 से कम है। इसके अंदर 3 हेड्स हैं और इन सब के अंदर एक एक हेड है। ठीक है जी, तो इनको काउंट कर लें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये 5 आएंगे। ठीक है, तो इवेंट हमारा बन जाएगा डी, नाम दे देंगे इसको नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब देखें जहाँ डी में हमने जो लिखे हैं उनके अंदर 2 हेड्स नहीं हैं, बल्कि या तो 2 से ज़्यादा हैं या 2 से कम हैं। ठीक है, ये बात गौर से समझिएगा। तो एन डी किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और एन एस किसके इक्वल है, वो हमें पता है, टोटल सैंपल स्पेस जो हमारी थी, जो हम इस क्वेश्चन में शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, वो 8 के इक्वल है। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, अब ये फॉर्मूला अब आपको ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए, बहुत इजी है। एक्सरसाइज 13.1 में यूज़ किया, थोड़ा बहुत 13.2 में भी एक आधी दफ़ा यूज़ किया। ठीक है जी, पी ऑफ डी इज इक्वल्स टू एन डी ओवर एन एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो वो बन जाएगा 5/8। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी गई कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, कि 52 प्लेइंग कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल किया गया और फिर उनमें से एक कार्ड एट रैंडम चूज किया गया। ठीक है जी। तो व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 किंग और जैक ऑफ रेड कलर, के किंग आए या जैक आए, किस कलर का? रेड कलर का। अब सबसे पहले तो आप अपना सैंपल स्पेस बनाएंगे जी। आपको पता है कि जब प्लेइंग कार्ड्स का जिक्र होता है तो ये जो 52 है ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। ठीक है जी। तो सैंपल स्पेस हमारा बन जाएगा 52 और पहले पार्ट के अंदर हमने फाइंड क्या करना है जी? किंग और जैक ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो ये मेरा इवेंट है, इसको नाम दे लिया मैंने ए का। अब 52 कार्ड्स के अंदर टोटल होते हैं 2 कलर और इन 2 कलर्स में 2 पेयर आते हैं रेड कलर के और 2 पेयर्स आते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है जी। ये जो 52 कार्ड्स होते हैं इनके बेसिकली 13, 13, 13 और 13 4 पेयर बनते हैं। ठीक है, और फिर फर्दर 2 पेयर्स एक कलर के होते हैं रेड के और 2 पेयर्स एक कलर के होते हैं। अब उसने कहा है कि किंग आए या जैक आए, तो एक पेयर के अंदर एक किंग एक जैक। ठीक है जी। और फिर दूसरे पेयर के अंदर एक किंग और एक जैक, तो टोटल जो कार्ड्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 4। ठीक हो गया जी। एन ए के अंदर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगी? एन ए ओवर एन एस, 4 ओवर 52। अब ये ऊपर भी एक इवन नंबर है नीचे भी इवन नंबर है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 ओवर 13। सेकेंड पार्ट के अंदर उसने कहा नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड। अब ये ना मुझे एक्चुअली पता नहीं है ताश की गेम के हवाले से, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये उसकी जो 4 टाइप्स मैंने आपको बताई ना कि 13 13 के पेयर होते हैं 4 और फिर टोटल मिल के ये 52 बनते हैं, तो एक पेयर का नाम होता है क्लब और एक पेयर का नाम होता है स्पेड। अब वो कहता है 2 ना हो किसके अंदर? ना क्लब के अंदर 2 वाला कार्ड इंक्लूड नहीं करना और स्पेड वाला जो पेयर है उसके अंदर से भी 2 वाला कार्ड इंक्लूड नहीं करना। तो टोटल तो थे 52 में से ये 2 निकाल देने हैं। ठीक है, जिनके ऊपर 2 लिखा हुआ है, क्लब वाले पेयर में से भी और स्पेड वाले पेयर में से भी जिनके ऊपर 2 लिखा हुआ है उनको निकाल देना है। तो फिर पीछे जो कार्ड्स बच जाएंगे उनकी तादाद 50 हो जाएगी। ठीक है, 52 में से 2 माइनस करेंगे तो 50, और ये इस इवेंट को बी का नाम दे दिया, तो पी ऑफ बी बन जाएगा एन बी ओवर एन एस 50 ओवर 52। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25 ओवर 26। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कहा गया कि 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम्स। अच्छा जी, कि 6 सिक्कों को 600 दफ़ा उछाला गया। ठीक है जी। द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ टेल्स आर रिकॉर्डेड एंड शोन इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, कि वो जो टेल्स जितनी दफ़ा आई उनका जो डाटा है वो रिकॉर्ड किया गया और ये बता दिया गया इस टेबल की फॉर्म में। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन टेबल। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है। टोटल 3 कॉलम बनेंगे आपके टेबल के अंदर। पहला कॉलम बन जाएगा नंबर ऑफ टेल्स का, दूसरा कॉलम आप लोग बनाओगे फ्रीक्वेंसी का और तीसरा कॉलम आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है जी। तो करना क्या है ये देखें जी, आप लोग पहला कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ टेल्स, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी। ये 2 वैल्यूज़, ये 2 डाटा आपको गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का सम कर लेना है।
फ्रीक्वेंसी का सम बनेगा समीशन एफ इज इक्वल्स टू 600। ओके जी। अब आपने हर एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को डिवाइड कर देना विद दिस सम विच इज इक्वल्स टू 600। ये बन जाएगा 110 ओवर 600, 90 ओवर 600, 105 ओवर 600, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा फ्रैक्शन की फॉर्म में। पॉइंट वाला आंसर नहीं लिखना, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना। अगर कैलकुलेटर है आप लोगों के पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर दे तो ठीक, नहीं है तो फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हैं। बेहतर है कि आप लोग वो वाला कैलकुलेटर ले लें। तो ये 3 टेबल बनेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, दैट्स इट। बहुत आसान सा काम है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस रिव्यू एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर ये कहा गया कि फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 आइटम्स, के एक लॉट जिसके अंदर से 25 आइटम्स निकले हैं, 8 आइटम्स आर डिफेक्टेड। 8 आइटम्स ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव हैं, जिनमें कोई ना कोई मसला है। ठीक है जी। टोटल कितने हैं 25, और 8 में किसी ना किसी का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं, जो बिल्कुल ठीक हैं, चलने की हालत में हैं, एक्यूरेट हैं, उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और फिर उन्हीं की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। टोटल आइटम्स हमें बता दिया गया कि कितने हैं 25, और साथ में ये भी बता दिया गया कि डिफेक्टिव कितने हैं जी 8। तो नॉन डिफेक्टिव कितने बन जाएंगे? टोटल में से डिफेक्टिव माइनस कर देंगे तो ये बन जाएंगे नॉन डिफेक्टिव। अब नॉन डिफेक्टिव की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो इस 17 को टोटल से डिवाइड कर देंगे, और टोटल क्या है 25। तो 17 ओवर 25 ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। एक बात उसने पूछी थी हमसे, दूसरी बात उसने पूछी थी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देते होते हैं टोटल वैल्यू से जो होती है। तो वो क्या बनेगी जी 17 ओवर 25 ही हमने अभी फाइंड आउट की थी, और टोटल क्या था 25। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 17, और ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी के साथ आपकी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।